हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं मोहित आपका स्वागत करता हूं करियर वेंटर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी के अंदर पहले भी हम डिस्कशन कर चुके हैं। फंडामेंटल राइट्स हमारे हो चुके थे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हम कर चुके थे, यानी कि मौलिक अधिकार और राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, ये सब हम डिस्कस कर चुके थे। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ फंडामेंटल ड्यूटीज़, यानी कि मौलिक कर्तव्य। एक आम नागरिक के देश के प्रति क्या क्या कर्तव्य होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं कि संविधान के अंदर किस किस कर्तव्य के बारे में जिक्र किया गया है। आज के लेक्चर में हम जो देखने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ को देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हम बार बार डिस्कस करते हैं कि संविधान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, बार बार एक चीज़ का जिक्र होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि संविधान के अंदर बदलाव करना। संविधान के अंदर क्या मैं कोई बदलाव कर सकता हूँ? अगर कोई बदलाव किया जा सकता है तो उसको किस प्रकार से किया जा सकता है, क्या उसका प्रोसीजर है, किस अनुच्छेद के तहत संविधान के अंदर बदलाव किया जा सकता है, और कैसे कैसे प्रोसीजर रहता है, किस प्रकार की मेजॉरिटी से कैसे बिल पास होते हैं, कैसे कानून बनते हैं और टूटते हैं। ये सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि देश का संरचना कैसी है, देश के अंदर सरकार किस तरह की सरकार है। तो हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब संसदीय प्रणाली है। संसद जो है वो सुप्रीम है। संसद ही क्या करती है, किसी भी देश के लिए कानून को पास करती है, लागू करती है। तो ये सब कैसे होता है? संसदीय प्रणाली से होता है। और दूसरी प्रणाली कौन सी होती है जो हम डिस्कस करेंगे कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पर राष्ट्रपति शासन होता है, मतलब राष्ट्रपति ही सुप्रीम हेड होता है, जैसे कि अमेरिका के अंदर। तो हम देखेंगे कि उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या क्या है। हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसके बारे में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। फिर हम ये भी जानेंगे कि हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्यों लागू किया था, क्यों अपनाया था। क्या हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपना नहीं सकते थे? अगर अपना सकते थे तो क्या वो कारण थे कि हमने इनको नहीं अपनाया था? तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ से। फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि हमारे मौलिक कर्तव्य। तो आइए देखते हैं उनको कि क्या क्या हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, इनको कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूड किया गया है। तो पहली बात आपको पता होना चाहिए कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो संविधान के पार्ट 4A के अंदर हैं, पार्ट 4A के अंदर हैं। पार्ट 4A के अंदर अनुच्छेद पड़ता है 51 का ए। उस 51 का ए के अंदर टोटल 10 मेरी क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। 10 मेरी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। मैंने 2 कलर कोडिंग के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लिखा है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि मैंने इसको डबल कलर कोडिंग के अंदर क्यों लिखा है, क्या उसका कारण है। पहले जानते हैं कि संविधान के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या शुरुआत से थी? नहीं। जब हमारे देश का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था उसके अंदर कोई भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थी। उसके बाद फिर इनको कब ऐड किया गया? इनको ऐड किया मैडम इंदिरा गांधी ने। जब मैडम इंदिरा गांधी 1975 के, जब आपको सभी को पता है कि इमरजेंसी वगैरह जो हुई थी, वो सब जो चीज़ था इमरजेंसी का, जो भी जिस 2 फेस से हिंदुस्तान गुजरा है, उसके बाद से क्या हुआ कि मैडम इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। उनको इस बात की ज़रूरत महसूस हुई कि ये सही समय है कि लोगों को याद दिलाया जाए कि इमरजेंसी के समय पे लोग चिल्लाने लगे कि मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, हनन हो रहा है। तब उन्होंने कि ये सही टाइम है लोगों को बताया जाए कि सिर्फ अधिकार अधिकार नहीं, आपके देश के प्रति कुछ कर्तव्य भी हैं। तो देश के प्रति कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए। तो उन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो थी उसको इंट्रोड्यूस किया। उसको इंट्रोड्यूस कैसे किया? इसके लिए बनाई गई स्वर्ण सिंह की कमेटी। स्वर्ण सिंह को उन्होंने निर्धारित किया कि आप क्या कीजिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को देखिए कि क्या क्या मौलिक कर्तव्य हो सकते हैं। तो ये बात आप नोट कर लीजिएगा, इसके लिए बनाई गई थी स्वर्ण सिंह कमेटी। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो आई थी वो आई थी स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे। स्वर्ण सिंह कमेटी, तो स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो संविधान के अंदर इंट्रोड्यूस की गई थी। स्वर्ण सिंह कमेटी ने 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ बताई थी, लेकिन उनमें से कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ को संविधान में इंक्लूड नहीं किया गया, कुछ को इंक्लूड किया गया और कुछ एक्स्ट्रा जोड़ दी गई। तब जा करके 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ संविधान के अंदर अभी के टाइम पे हैं। तो इन आपको ये भी पता होना चाहिए कि किसी भी वेस्टर्न डेमोक्रेसी के अंदर
वेस्टर्न डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो किसी भी वेस्टर्न डेमोक्रेसी के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कहीं कोई जिक्र नहीं है। इसके बारे में अगर आपको जिक्र मिलेगा तो वो मिलेगा जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जापान के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जिक्र है, या फिर जितने हमारे सोशलिस्टिक जो थे मतलब यूएसएसआर जो था, जैसे स्लोवाकिया सॉरी रशिया जो था, और अपना जो जितने भी इसके अंदर चेक गणराज्य और ये सब 17 जो छोटे छोटे अजीब अजीब से नाम है, कजाकिस्तान वगैरह, ये सब जो चीज़ थी इनके अंदर इसका जिक्र था। तो यूएसएसआर उस टाइम पे कंप्लीट था, तो हमने जो ये कंसेप्ट उठाया था ये कहाँ से उठाया था? यूएसएसआर से। फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कंसेप्ट आता है यूएसएसआर से, ये आपको पता होना चाहिए। यूएसएसआर से अगर हमने कंसेप्ट को उठाया था तो इसके अंदर था क्या क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, तो मैंने इसको डबल कलर कोडिंग के अंदर लिखा है। तो डबल कलर कोडिंग के अंदर लिखने का इसका जो रीज़न है वो जान लेते हैं कि जो रेड से लिखी हुई है ये वार्निंग टाइप है, और जो ब्लू से लिखी हुई हैं ये पॉजिटिव नेचर की हैं, मतलब ये अप्रेज करने वाली हैं। तो बिल्कुल हूबहू कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसे ही लिखे हुई हैं, बस कलर कोडिंग नहीं है, कलर कोडिंग हमने खुद से की है। एक बात और, हमने बात की कि इनको इंट्रोड्यूस किया गया, मैडम इंदिरा गांधी ने इनको इंट्रोड्यूस किया। तो इंट्रोड्यूस जब किया तो किस एक्ट के तहत इंट्रोड्यूस किया गया? तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 1976 के अंदर आया था, और उसके तहत फंडामेंटल ड्यूटीज़ को क्या किया गया था? संविधान के अंदर ऐड किया गया था, सरदार स्वर्ण सिंह की कमेटी की रिकमेंडेशन पे। तो चलिए देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या कहती है। सबसे पहले फंडामेंटल ड्यूटी की बात करते हैं। ये बोलती है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। तो ये बोलता है कि संविधान के अंदर टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है और इसके आइडियल्स जो हैं उनकी इज्जत करना, और साथ ही साथ जितने सरकारी इंस्टीट्यूशन हैं उनकी, नेशनल फ्लैग की और नेशनल एंथम की क्या करना है? उसकी रिस्पेक्ट करनी है और उसका तिरस्कार नहीं करना है, उसकी इज्जत करनी है। तो ठीक है, अगर आप नहीं करते हो, अभी हमने ये बात की कि दीज आर नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर, फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर। अगर नॉन जस्टिसिएबल हैं, नॉन जस्टिसिएबल से अगर हम बात करते हैं, जो हमने बात की है, नॉन जस्टिसिएबल का मतलब तो यही होता है कि अगर मैं इनको नहीं भी करता हूँ, नहीं भी मानता हूँ, तो मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का कोर्ट के थ्रू दबाव नहीं बनाया जा सकता। हाँ यही है, लेकिन ये जो रेड कलर में लिखी है ना, ये वार्निंग है। एक्चुअल में इस बात को साफ साफ कर दिया गया था कि जो मेरी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, दीज आर नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर, नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर तो हैं, लेकिन ये मेरी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ अगर हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके तहत कानून बनाए जाते हैं। कानून किस तरह के बनाए जाते हैं? जैसे कि आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय झंडे का तिरस्कार नहीं कर सकते आप, अगर आप ऐसा करते हो तो आपके खिलाफ कार्रवाई होती है, नेशनल फ्लैग कोड बनाया हुआ है। ऐसे ही राष्ट्रगान का अपमान नहीं कर सकते आप, ऐसे ही किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो वो जो कानून बनाए हुए हैं उनका सपोर्टिव, देखिए मैंने पहले भी बताया था कि संविधान क्या करता है, संविधान किसी भी कानून का पीछे से बैक सपोर्ट करता है। तो बैक सपोर्टिंग के लिए ये बनाए हुए हैं। मान लीजिए कल को कोई बोलता है कि मैं राष्ट्रीय झंडे का सम्मान नहीं करता, ठीक है, नॉन जस्टिसिएबल है, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नो नो, इतनी आसानी से आप ऐसा नहीं बोल सकते। अगर आप ऐसा करके देखो, अभी देखिए जैसे कि हर घर तिरंगा अभियान हुआ था, हर घर तिरंगा अभियान होने के बाद सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की। सरकार ने एडवाइजरी ये जारी की कि जिसने घर पे तिरंगा फहराया हुआ है ना अभी भी, आप उसको सम्मान के साथ उतार करके तिरंगे को किसी साफ़ सुथरी जगह पर रख लें, उसका तिरस्कार ना होने पाए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके ऊपर कार्यवाही संभव है। ठीक है, वो कार्यवाही कैसे संभव है? वो कार्यवाही भाई ऐसे संभव है, अगर आप नहीं वैसा करोगे तो कार्यवाही आपके ऊपर हो जाएगी। तो ये क्या है? वार्निंग टाइप है। अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट बोलता है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज दैट इंस्पायर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ठीक है जी, अच्छी बात है। ये बोलता है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, यानी कि आज़ादी की लड़ाई में
जो आज़ादी की हमारी लड़ाई हुई थी उसके अंदर जो भी हमारे आइडियल्स थे मतलब हमारे क्रांतिकारी नेता जैसे महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह वगैरह, सुभाष चंद्र बोस वगैरह, ये सब जो हमारे थे नेता, उन सब के आइडियल्स को, यानी कि उन सब को आइडियल्स की तरह आपको क्या करना है, प्रमोट करना है और फॉलो करना है। जैसे कि आज भी गांधी जी की अहिंसावादी नीति की बहुत ज़्यादा चर्चा की जाती है, बहुत ज़्यादा उनको फॉलो किया जाता है, फॉलोअप किया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के लौह पुरुष उनकी जब भी एकता दिवस जो मनाया जाता है वो उन्हीं के जन्म दिवस के ऊपर उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो ऐसे ये जो चीज़ें हैं ये कैसा है, पॉजिटिव नेचर का, कि अच्छा ठीक है आप इस चीज़ को क्या कीजिए, प्रमोट कीजिए, ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। अब नेक्स्ट बात आ जाती है, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अब इसका क्या मतलब हुआ कि आपको हिंदुस्तान के अंदर सोवरेनिटी, संप्रभुता, यूनिटी, एकता, इंटीग्रिटी, एकता मतलब एकजुटता, ये बनाए रखनी है। अगर आप सांप्रदायिक दंगा कोई फैलाने की कोशिश करते हैं या सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, आपके ऊपर कार्यवाही होती है। जैसे उसके लिए अलग अलग कानून बनाए हुए हैं। अगर आप कोई टेररिस्ट एक्टिविटी वगैरह करते हो तो आपके ऊपर जैसे यूआपा, आफ्सपा, ऐसे इस टाइप से अलग अलग जो कानून बनाए हुए हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट के अंदर आप देखोगे तो आफ्सपा एक कानून है वो लगाया हुआ है, वहाँ पर मिलिट्री रूल चलता है। ऐसे जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर ज़्यादातर आप देखते हो मिलिट्री रूल चलता है। यानी कि अगर आप सांप्रदायिक सौहार्द, यूनिटी, इंटीग्रिटी इस सब को बिगाड़ने की कोशिश करते हो तो आपके ऊपर कार्यवाही संभव है। ठीक है, तो ये किस टाइप का हुआ, अगेन ये वार्निंग टाइप हुआ। ये जितने रेड कलर से हैं ये सब क्या होंगे, वार्निंग टाइप, यानी कि इनका नेचर कैसा होने वाला है, नेगेटिव नेचर। और जितने ब्लू कलर से हैं वो है पॉजिटिव नेचर। तो ये कर्तव्य हैं, ये साथ ही साथ आपको याद दिला रहे हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए। पहले तो ये बोलते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, आप करने लग जाओगे अगर हिंदुस्तान में रहना है तो। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बोलता है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। अब यहाँ पर बात किसकी आ जाती है, टू डिफेंड द कंट्री, ठीक है, कंट्री की रक्षा करनी है, एंड रेंडर नेशनल सर्विस। अब रेंडर नेशनल सर्विस का मतलब ये हुआ कि देश की सेवा के लिए कोई काम करना। अब फिर बात आ जाती है कि जब हम बात करते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन पे अगेन चले जाते हैं, तो बेगारी जो है, बेगारी क्या है, बिना सैलरी के अगर आप काम कराते हो या थोड़ी तनख्वाह में काम कराते हो तो वो क्या है, वो तो कानून का उल्लंघन है ना। लेकिन वहाँ पर भी ये बात आई थी कि अगर नेशनल सर्विस की बात आ जाती है तो वहाँ पर ये लागू नहीं होता है। तो यहाँ पर किस चीज़ की बात बोली है उसने, कि समय आने पर कंट्री को डिफेंड करना और नेशनल सर्विस देने के लिए तैयार रहना, व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, जब भी आपको बुलाया जाए सरकार के द्वारा। ठीक है, तो ये कैसा हुआ, अगेन पॉजिटिव नेचर हो गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट बोलता है टू प्रोमोट हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड अमंग ऑल पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटीज, एंड टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। ध्यान से समझिएगा बात को, बोल रहा है टू प्रोमोट हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल पीपल ऑफ इंडिया। यानी कि फिर वही बात बोल रहा है कि आपको क्या करना है, हार्मोनी और टू प्रोमोट हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड। आप बोलते हो कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई या हिंदू चीनी भाई, मतलब जो भी आप लोग अलग अलग चलता है, जैसे अलग अलग हिंदू सिख भाई भाई ऐसा सब चलता है। तो जितनी भी आपकी कास्ट बेसिस, यहाँ पर उसने साफ साफ बोल दिया, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और रीजनल डाइवर्सिटीज़, इन सब को साइड में रखते हुए आपको क्या करना है, हार्मोनी, एकता और स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारा बनाए रखना है। अब भाईचारा बनाए रखने की तो हम बात करते हैं, आप लोग देखते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टाइम पहले एक डिसीजन दिया था कि अगर रोड पर कोई एक्सीडेंट हो जाता है और आप उसको अगर हॉस्पिटल पहुंचा देते हो तो आपसे किसी भी प्रकार की कोई भी आपके ऊपर कार्यवाही नहीं की जाएगी। बेशक आपने ही उसको मारा हो, आपके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। आप उसको बशर्ते अस्पताल छोड़ करके आइए, आपसे पुलिस कोई भी क्वेश्चनिंग नहीं करेगी कि आपको कहाँ मिला था, कैसे मिला था। तो वो सब कैसे कानून पास किए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऐसा ऑर्डर कैसे कर देता है, तो वो ऐसे कर देता है, वो बोलता है कि एक तरफ तो आप बात करते हो किसकी, भाईचारे की, संविधान बोलता है एक तरफ तो बात कर रहे हैं भाईचारे की, और ऊपर दूसरी तरफ क्या करते हैं कि रोड पर एक्सीडेंट हो गया है, कोई बंदा पड़ा है,
और आप उसकी हेल्प ही नहीं कर रहे हो, आप उसके बगल से निकल जाते हो कि नहीं नहीं मैं नहीं करूँगा, तो फिर किस नाम का भाईचारा हुआ। तो यहाँ पर ये आपका मौलिक कर्तव्य बन जाता है टू प्रोमोट हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल पीपल ऑफ इंडिया ट्रांसेंडिंग रिलीजियस लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटीज़। तो आपको इस बात का ध्यान नहीं रखना है कि वो किस धर्म का है, किस भाषी व्यक्ति है, किस रीजन से वो बिलोंग करता है। ठीक है, आप बोलने लगो कि ये तो असम का है, मैं नहीं इसकी मदद करूँगा, ये तो केरला का है, ये मद्रासी है, मैं नहीं करूँगा, नहीं। तो ये आपको क्या कर रहा है, वार्निंग दे रहा है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो इससे रिलेटेड जो कानून है उनके तहत आपके ऊपर कार्यवाही भी हो सकती है। आगे बोलता है एंड टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। रिनाउंस का मतलब त्याग देना, ऐसी प्रैक्टिसेस का त्याग कर दीजिए जिससे किसी भी औरत की मर्यादा को ठेस पहुंचती है। राइट, तो यानी कि आप ऐसा कुछ नहीं करोगे जिससे किसी भी औरत के आत्मसम्मान को ठेस पहुंच रही है। तो ये कैसी नेचर का हुआ, दिस इज ऑफ वार्निंग। नेक्स्ट देख लेते हैं टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंट्रीज कंपोजिट कल्चर। अब बात यहाँ पर देखिए पॉजिटिव नेचर की बात हो गई। वो बोल रहा है कि आप अपनी कंट्री के जितनी भी कंपोजिट कल्चर है, मिश्रित कल्चर जो हमारा है, आपको करना क्या है, उसको उसकी वैल्यू करनी है और उसको संरक्षित करके रखना है, प्रिजर्व करके रखना है। मतलब ये नहीं है कि आप उस कल्चर को या उस हेरिटेज को बिगाड़ने की कोशिश करते हो। ठीक है, आप उसको प्रोमोट कीजिए। राइट, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट वो बोलता है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ। यहाँ पर देखिए, अब आप अगर पीछे जाओगे तो आप देखोगे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर भी ये बात की गई थी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर भी आपको ये बोला गया था कि आपको करना क्या है, अपना वाइल्ड लाइफ, एनवायरनमेंट, ये सब चीज़ें सेव करके रखनी है, प्रोटेक्ट करनी है। आर्टिकल 48A अगर याद आया हो, पिछला वीडियो अगर नहीं देखा है तो देखिए, वहाँ पर आपको पता चलेगा। आर्टिकल 48A के अंदर ये बात हमने की थी कि टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ये सब चीज़ें। तो यहाँ पर भी ये बात डाली गई थी टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर एंड वाइल्ड लाइफ। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो अगेन आपके पास, जैसे फॉरेस्ट से आप लकड़ी काटते हो, सपोज कीजिए आप जंगल से लकड़ी काट रहे हो, तो वो अवैध कटाई के अंदर क्या होता है, आपके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। फॉरेस्ट लॉज हमारे बने हुए हैं। ऐसे ही अगर आप किसी झील को या किसी तालाब को या किसी नदी को गंदा करते हो, तब भी आपके ऊपर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो एक्ट्स हैं उनके तहत कार्रवाई हो जाती है। आप वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन नहीं करते हो, आप किसी संरक्षित उसका शिकार कर लेते हो, तब भी आपके ऊपर कार्रवाई होती है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट के तहत। तो ये कैसा हुआ, ये हुआ मेरा वार्निंग नेचर का। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि आर्टिकल 48A जो है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर तभी ऐड किया गया था जब मेरे फंडामेंटल ड्यूटीज़ आए थे 1976 में। सो ये यहाँ तक हम कर चुके हैं 7। उसके बाद आगे देख लेते हैं, अभी आगे देख लेते हैं। तो देखिए अगली ड्यूटी हमें क्या बोलता है, आगे बोलता है टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। तो यहाँ पर अगेन पॉजिटिव बात कर रहा है। वो बोल रहा है कि आपको क्या करना है, साइंटिफिक टेम्पर मेंटेन करना है, ह्यूमनिज्म मेंटेन करना है, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी और रिफॉर्म, लगातार आगे बढ़ते रहना है, बदलाव की ओर अग्रसर रहना है। ठीक है, नेक्स्ट टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्ज्योर वायलेंस। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्ज्योर वायलेंस, ये बोल रहा है कि पब्लिक प्रॉपर्टी की आपको क्या करना है, सेफगार्ड, रक्षा करनी है। किससे, असामाजिक तत्वों से। एंड टू एब्ज्योर वायलेंस, और वायलेंस को क्या करना है, रोकना है। अगर आप खुद ऐसा करते हो तो क्या होता है, आपके ऊपर कार्यवाही होती है। जैसा कि यूपी के अंदर आप देखते हो, अगर कोई भी बदमाश वगैरह है जो कोई भी दंगा वगैरह फैलाते हैं, अभी आपने सुना होगा लास्ट टाइम दंगा हुआ मुजफ्फरनगर के अंदर, जैसे दंगा हुआ तो फिर उन्होंने क्या किया, सरकार ने क्या किया कि आप भाई ऐसा करो, इतना हमारा नुकसान हुआ है, 25 लाख का नुकसान है, 30 लाख का नुकसान है, कलेक्टिव अमाउंट जमा कराओ और बच जाओ, नहीं तो क्या करेंगे, हम पैसा वसूल लेंगे। तो वो क्या है, ये एक वार्निंग टाइप है कि आप एक नागरिक हो ना देश के, तो जो प्रॉपर्टी देश की है वो आपकी भी तो है, उसकी अपनी समझ के हिफाजत कीजिए। अगर उसको कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो क्या आप उससे भिड़ नहीं सकते। ठीक है,
सरकार है भिड़ने के लिए, आप सरकार को इन्फॉर्म करो। राइट, अगर आप खुद नुकसान पहुंचा रहे हो तो आप किसको नुकसान पहुंचा रहे हो? खुद को नुकसान पहुंचा रहे हो। तो ये आपका कर्तव्य बनता है कि अगर कोई और भी आपकी प्रॉपर्टी को, सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा है तो वो आपकी खुद की प्रॉपर्टी को ही नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस, ये वार्निंग टाइप। नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास आ जाता है टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सेलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। हर एक स्फीयर के अंदर, यानी कि हर एक जगह पर एक्सेलेंस की तरफ आपको दौड़ना है, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो कलेक्टिव एक्टिविटी हो, ताकि सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेज टू हायर लेवल ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट। ताकि क्या हो, देश किस तरफ जाए, तरक्की की ओर अग्रसर हो, नई नई बुलंदियों को, ऊंचाइयों को छू सके। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, दिस इज़ अ पॉजिटिव कंसेप्ट। वो बोल रहा है एक्सेलेंस की ओर जाना है सभी स्फीयर्स के अंदर, चाहे इंडिविजुअल हो या कलेक्टिव एक्टिविटी हो। यहाँ पर बात हो रही है खेल कूद की। अब इंडिविजुअल एक्टिविटी जैसे कि मान लीजिए कोई स्पोर्ट है, दौड़ है या बैडमिंटन है, ये सब क्या हुए, इंडिविजुअल स्पोर्ट हुए। आपको सिंगल सिंगल को प्रदर्शन करना है, जैसे जेवलिन थ्रो वगैरह ये हुआ। और दूसरी तरफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ पर जैसे क्रिकेट हुआ, हॉकी हुआ, फुटबॉल हुआ, जहाँ पर आपको टीम वर्क की ज़रूरत है। अब आपको ये नहीं देखना है कि मैं हरियाणा से हूँ कि राजस्थान से हूँ कि झारखंड से हूँ और मैं इसके साथ नहीं करूँगा, ये ऐसा है वो ऐसा है, आप बोलने लगो मैं बिहारी भैया के साथ नहीं करूँगा और ये वो नहीं। आपको क्या करना है, आपको कलेक्टिव एक्टिविटी करनी है हर एक स्फीयर के अंदर। कलेक्टिव एक्टिविटी मतलब सबको एक साथ मिलजुल करके। अब जैसे आप टीम को देखते हो, हिंदुस्तान की हॉकी की टीम को देख लीजिए या क्रिकेट की टीम को देख लीजिए, कहीं आपने देखा है कि एक स्टेट से मल्टीपल पर्सन्स हैं, वो टैलेंट के अकॉर्डिंग हो भी सकते हैं, लेकिन आप देखते हो कि पूरे हिंदुस्तान का रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर है और सब एक साथ खेलते हैं, एकजुटता के साथ खेलते हैं और तभी जीतते हैं, तभी नेशन को नई ऊंचाइयों तक लेकर के जाते हैं। तो ये हमारा मौलिक कर्तव्य बन जाता है। ये मेंशन किया गया है to strive toward excellence in all spheres of individual and collective activity so that nation constantly rise to higher level of endeavor and achievement। अब लास्ट एक और फंडामेंटल ड्यूटी 11th जो बाद में ऐड की गई थी, पहले उसको देख लेते हैं कि वो क्या है। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू चाइल्ड और वार्ड बिटवीन एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। यानी कि आपका जो भी बच्चा, कोई भी आपका, चाहे आपका खुद का बच्चा है या फिर आप उसके मतलब पालनहर्ता हो, आपके संरक्षण में है, आप उसके केयर टेकर हो, वार्ड अगर कोई भी है, अगर उसकी उम्र 6 से 14 साल के बीच में है तो आपको क्या है करना है, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन, उसकी शिक्षा का प्रबंध करना है। आपको उसकी एजुकेशन के लिए अपॉर्चुनिटी उसको प्रोवाइड करानी है। आप उसको कहीं पर भी स्कूल के अंदर ले करके जाइए, वहाँ पर उसका एडमिशन कराइए। अब इसको कब ऐड किया गया, इसको ऐड किया गया बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ऑफ 2002। आपको पता होना चाहिए कि 2002 के अंदर इस सब को 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत इसको ऐड किया गया था। तो हमने देखा कि हमारे पास आर्टिकल 21A जो है संविधान का, वो भी इस बारे में बात करता है। वो भी बोलता है कि बच्चे को 14 वर्ष तक क्या करना चाहिए, शिक्षा मुफ्त दी जाएगी, ये उसका अधिकार है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी ये लाइन रिप्रेजेंट कर दी गई है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 6 साल से पहले के बच्चे की अगर हम बात करते हैं तो वो बात कहाँ पर कर ली गई है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर वो बात कर ली गई है। और ये भी कब ऐड किया गया था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के तहत। जब यहाँ पर 14 साल दे दिया गया, 6 से 14 की डिस्कशन यहाँ पर कर ली गई, तो 6 साल से पहले की डिस्कशन वहाँ पर कर ली गई थी। राइट, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आर्टिकल नंबर 45 भी किससे डील करता है, बच्चों के भविष्य के बारे में डील करता है। अब एक मन में सवाल आता होगा कि ऐसा एजुकेशन को लेकर के फाइंडिंग फादर्स या संविधान, जब हमारा देश का संविधान बन गया उसके 26 साल के बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड हुई, तो इस चीज़ की इतनी क्या ज़रूरत पड़ गई कि बच्चों की एजुकेशन पर बस दे बच्चे की एजुकेशन, दे बच्चे को एजुकेशन, ऐसा क्या ज़रूरत पड़ गई कि एजुकेशन पर इतना फोकस कर दिया। तो देखिए, एजुकेशन इज़ मस्ट।
अब आज के समय में जो बच्चा है, अगर उसको अच्छी शिक्षा मिलेगी तभी तो वो एक अच्छा नागरिक बनेगा, तभी तो वो नई बुलंदियों को छुएगा। ये जो फाइंडिंग फादर्स का जो विज़न है कि हमारा देश ऐसा होना चाहिए, इस तरह से तरक्की होगी, तो वो कैसे होगी? अनपढ़ बंदा कब से तरक्की करने लगा? जब उसको एजुकेशन मिलेगी तभी तो वो कुछ सोच पाएगा अपने लिए कि क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब एक अनपढ़ बंदा है जिसको कानून की जानकारी ही नहीं है, उसको अपने अधिकार ही नहीं पता है, उन बंदों का क्या होता है? शोषण होता है जगह जगह पर। आप लोगों का भी होता है, क्योंकि आप लोगों को अपने राइट्स ही नहीं पता है। आज राइट्स पता चल गए, कल को बोलने लायक हो जाओगे कि हाँ ऐसा नहीं कर सकते, आप वैसा नहीं कर सकते। नहीं तो शोषण करने वाले तो हर जगह बैठे हैं। तो एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट, एजुकेशन अगर उसको मिलेगी, इसीलिए एनसीईआरटी की जो बुक्स होती हैं उसके फ्रंट पैनल पर ही आपको या तो प्रियम्बल मिलेगा, या फंडामेंटल ड्यूटीज़ मिलेंगी, या फंडामेंटल राइट्स लिखे हुए मिलेंगे। वो किस लिए लिखे जाते हैं? ताकि छोटे लेवल से ही बच्चे को इस चीज़ की जानकारी दी जा सके कि आपके पास ये अधिकार हैं। अगर आपके पेरेंट्स आपको पढ़ाने से मना करते हैं, पढ़ने से मना करते हैं, और आप पढ़ना चाहते हो, तो आप उनके खिलाफ भी कंप्लेंट कर सकते हो। आपका अधिकार है एजुकेशन पाना, और उनका मौलिक कर्तव्य है आपको एजुकेशन दिलाना। दोनों तरफ से कार्यवाही होती है, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया, हमारी ख़त्म हो जाती हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्यों ज़रूरी हैं? अच्छा, अब ये भी बात कर लेते हैं कि सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ बताई थी, उसके अंदर ऐसी कौन सी ड्यूटीज़ थी जो इसमें इंक्लूड नहीं की गई? वो इंक्लूड थी, उन्होंने एक दिया था कि टैक्स भरना, जो जैसे आप लोग टैक्स भरते हो, तो टैक्स भरने को उन्होंने मैंडेटरी कर दिया था कि ये भी आपका मौलिक कर्तव्य है कि आप टैक्स को समय पर भरते हैं, समय पर भरेंगे। तो सरकार ने वो सब इंक्लूड नहीं किया था, वैसे कर लेना चाहिए था, टैक्स चोरी बहुत ज़्यादा होती है। तो अब आप ये बात भी देखेंगे कि टैक्स चोरी अगर आप करते हो तो उसके लिए क्या बनाया हुआ है? ईडी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, आप चोरी करके देखो, वो आपको रियल बना देते हैं। तो वो सब क्या है? कार्यवाही जो होती है वो अलग अलग कानून की बैक सपोर्ट में होती है। कोई भी कानून अगर बनता है तो उसके पीछे संविधान में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मेंशन्ड है, तभी उसकी बैक सपोर्ट में क्या है? कानून बनाए जाते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं हमारी, ये सब हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, इनकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। ये नागरिकों को उनके अधिकारों के साथ साथ उनके कर्तव्यों के बारे में जानकारी प्रदान करती हैं कि आपको ऐसा नहीं करना है या आपको ऐसा करना चाहिए। इससे हुआ क्या था? इससे कॉमन ब्रदरहुड की स्थापना हुई थी क्या? अभी भी हो रही है फंडामेंटल ड्यूटीज़ से। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ तो हमने देख ली कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये हैं मेरी। अब इससे रिलेटेड, फंडामेंटल ड्यूटीज़ से रिलेटेड एक और कमेटी बनाई गई थी, आप उसको भी नोट कर लीजिए। हो सकता है कि कल को क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दिस कमेटीज बिलोंग्स टू। तो सन 1999 के अंदर, 1999 के अंदर एक और कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था वर्मा कमेटी। वर्मा कमेटी, तो वर्मा कमेटी भी किससे डील करती है? फंडामेंटल ड्यूटी से। ये फंडामेंटल ड्यूटी को जांचने के लिए 1999 में वर्मा कमेटी बनाई गई थी कि आप देखिए कि इनकी एग्जिस्टेंस आज की डेट में क्या है। तो उन्होंने अपने जो कंक्लूज़न दिए थे, तो कंक्लूज़न कुछ इस प्रकार से थे कि जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, नेशनल ओनर एक्ट 1971, नेशनल ओनर एक्ट 1971। तो ये क्या करता है? सबसे पहली फंडामेंटल ड्यूटी है कि आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का सम्मान करोगे, राष्ट्रीय झंडे का सम्मान करोगे, राष्ट्रगान का सम्मान करोगे। तो अगर आप नेशनल को ऑनर नहीं करते हो, नेशन को ऑनर नहीं करते हो, तो आपके ऊपर इस कानून के तहत कार्यवाही हो जाती है। तो ये क्या करता है? ये नागरिकों को याद दिलाता है कि देश भी मेरा है, मुझे उसके प्रति कुछ करना चाहिए, मेरे कुछ कर्तव्य भी हैं। दूसरा, इस टाइप से इन्होंने, जैसे कि आपके पास डिफरेंट क्या हैं? क्रिमिनल प्रोसीजर्स कोड हैं, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट आपके पास है। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट मेरा पास हुआ था 1955 के अंदर। तो ये क्या करता है? आपके सिविल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि पनिशमेंट, आपको किसी भी कास्ट रिलीजन से रिलेटेड कोई भी आपका ऑफेंस अगर है,
तो उसके खिलाफ आपकी क्या होती है, उस पनिशमेंट जो होती है वो इसके खिलाफ होती है। जैसे कि आपके धर्म पर कोई टिप्पणी कर देता है, या आप किसी एक पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हो और आपको उस कास्टिज़्म के अंडर आपको कोई कुछ कर बोल देता है या कुछ कर देता है, तो वहाँ पर जो कार्यवाही के लिए कानून बनाए गए हैं तो वो सब चीज़ यहाँ पर है। अच्छा, दूसरा आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट आईपीसी, इंडियन पिनल कोड। सीआरपीसी अलग है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, आईपीसी अलग है, इंडियन पिनल कोड। अब ये क्या करता है, अलग अलग ऑफेंस के लिए अलग अलग पनिशमेंट्स हैं, आपको पता होगा। जैसे डिफरेंट डिफरेंट आपकी धाराएं हैं, कुछ इंपॉर्टेंट धाराएं हैं जैसे 302 वगैरह, 307 वगैरह, ये सभी को पता होंगी। तो ये काफ़ी पॉपुलर रहती हैं, अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह थोड़ा पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि ये सब मेरी होती हैं। दूसरा आपको प्रोवाइड करता है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1973। तो ये सब आप देखते हो कि ये सब जो मेरे चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पर लिखी हैं, वैसे तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था ये, कंजर्वेशन वाला नहीं, प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये 1972 के अंदर आया था। तो उसके बाद इसके अंदर काफ़ी टाइम मॉडिफिकेशंस हुई। चलो मॉडिफिकेशंस की हम यहाँ पर बात नहीं करते हैं। तो आप देखते हो कि ये सब जो हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के आने से पहले थे, लेकिन जैसे ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ आई तो उसके बाद ये और स्ट्रॉन्ग होते चले गए, इनकी वैल्यू बढ़ने लग गई। इनकी वैल्यू जब बढ़ी तो हुआ क्या कि जो हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर जो ड्यूटीज़ मेंशन की हैं, वो उन ड्यूटीज़ का लोगों को एहसास होने लगा कि हाँ, हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं देश के प्रति। आप ऐसा नहीं है कि अगर आप अपनी फ्रस्ट्रेशन के अंदर देश का सत्यानाश कर दोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, तो ये थी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़। मैंने आपको 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो 1976 में ऐड हुई थी, उसके बाद 11th फंडामेंटल ड्यूटी जो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 2002 के तहत जो ऐड की गई है, वो मैंने आपको बताई है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इनकी सिग्निफिकेंस क्या है, कमेटीज़ कौन कौन सी इनसे डील करती हैं। तो आपको पता होना चाहिए फंडामेंटल ड्यूटीज़। आपको डिटेल लर्न नहीं करनी है, लाइन बाय लाइन कहीं लर्न करने लगो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको जस्ट करना सिर्फ इतना है कि आपको मोटे मोटे कीवर्ड्स याद रखने हैं कि कहाँ पर कॉमन ब्रदरहुड वगैरह की बात हो रही है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात कहाँ कहाँ पर हो रही है। अब अगर बच्चों की चाइल्ड एजुकेशन की अगर बात हो रही है तो कहाँ कहाँ पर हो रही है। अगर किसी नेशन की सिक्योरिटी की और सर्विस रेंडर करने की बात हो रही है तो वो कहाँ पर हो रही है। तो ये आपको छोटी छोटी सी बातें याद रखनी है। सबसे ज़्यादा यहाँ से पूछा जाता है कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और फॉरेस्ट कंजर्वेशन वाला ये जो है मेरा, इसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटी मेरी है, ये सबसे ज़्यादा पूछी जाती है कि इनकी कंजर्वेशन के रिगार्डिंग कहाँ पर मेंशन्ड है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आर्कियोलॉजिकल साइट्स वगैरह कहाँ पर हैं, सॉरी, आर्कियोलॉजिकल साइट्स वगैरह और जो हेरिटेज है उसको सेव करने की जो ड्यूटी है वो कहाँ पर मेंशन है ड्यूटी के अंदर की डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मैंने आपको पहले पढ़ा दिया। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज़, इन तीनों को आप कंपेयर कीजिए, फिर देखिए कि कुछ चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी जो फंडामेंटल राइट में भी हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर भी हैं। उनकी इम्पोर्टेंस को समझिए, आप ऑटोमेटिकली समझने लग जाओगे कि इनकी क्या इम्पोर्टेंस है, कैसे कैसे इनको लागू किया गया है, क्यों इनको बनाया गया है। देखिए, संविधान जो है, संविधान कोई एक जस्ट बुक नहीं है। संविधान ऐसा है जो जीता जागता एक किताब है जो आपको ज़िंदा रखे हुए है। ये एक ऐसी किताब है जो आपको ज़िंदा रखे हुए है। इसके अंदर क्या है, जब संविधान हमारा बना था तो इस बात पर बिल्कुल मतलब एक वो हुआ था कि संविधान किस तरह का होना चाहिए। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि रिजिड और फ्लेक्सिबल, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ अपने पिछले लेक्चर के अंदर कि रिजिड और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होते हैं, क्या उनके बीच का डिफरेंस होता है। लेकिन अभी भी बता रहा हूँ कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन हमने इसलिए चूज़ नहीं किया क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट जस्ट मेयर अ बुक। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको ज़िंदा रखे हुए है। इसके अंदर समय समय पर नए नए कानून लेकर के आने की या बदलाव की आवश्यकता पड़ती रहती है।
ज़माना जैसे जैसे बदलेगा वैसे वैसे आपको नए नए कानून भी उस हिसाब से लेकर के आने पड़ेंगे। लेकिन होना क्या चाहिए? होना यही चाहिए कि बदलाव तो होने चाहिए, लेकिन संविधान की बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें कि संविधान का जो उद्देश्य है वो बिल्कुल भी बदला नहीं जाना चाहिए। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं तो डेमोक्रेटिक कंट्री ही रहेंगे, फेडरल कंट्री है फेडरल ही रहेंगे, सोवरन है सोवरन ही रहेंगे। जो हमारी प्रस्तावना है यानी कि मेरा संविधान का इंट्रोडक्शन कार्ड जो है उसके अंदर जो जो बातें मेरी लिखी हुई हैं वो सब बिल्कुल हूबहू वैसे के वैसे ही रहने वाली हैं। डेमोक्रेसी है, हम डेमोक्रेसी ही रहेंगे, चाहे हम 2050 में चले जाएं या 3000 में चले जाएं। ठीक है, तो अभी हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ देख चुके हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग याद रखनी है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अभी देख लेते हैं कि हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट की। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट क्या होती हैं, किस प्रकार से अमेंडमेंट होती हैं और क्या इनका मतलब है, किस आर्टिकल के तहत, किस अनुच्छेद के तहत ये बात लिखी हुई है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट कर सकते हो। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। सो अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करता हूँ तो अमेंडमेंट मेरी ये मैं मैंशनड है मेरे पार्ट नंबर 20 के अंदर, पार्ट नंबर 20 के अंदर मेरी मेंशन है। तो यहाँ पर लिखा क्या हुआ है पार्ट नंबर 20 के अंदर, आर्टिकल नंबर पड़ता है मेरा 368। तो आर्टिकल नंबर 368 मुझे ये बोलता है कि अमेंडमेंट जो होती है यानी कि संविधान के अंदर बदलाव, तो संविधान के अंदर बदलाव किया जा सकता है। अगर आपको कानून के अंदर समय समय पर बदलाव की आवश्यकता पड़ती है तो आपको वो कैसे करनी होगी? संविधान के अनुच्छेद 368 आपको यह शक्ति देता है। अब मैं जब यहाँ पर शब्द का यूज़ कर रहा हूँ आपको, तो किसको शक्ति देता है? भारत की संसद को। किसको? पार्लियामेंट को। यहाँ पर किसको शक्ति देता है? पार्लियामेंट को। कौन चेंज कर सकता है संविधान को? तो वो कर सकता है पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट क्या कर सकता है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कभी भी कोई भी बदलाव कर सकता है। तो अब यहाँ पर डिस्प्यूट इस बात का आता है कि आर्टिकल 368 बोल रहा है कि संविधान के अंदर बदलाव किया जा सकता है, और वहीं एक आर्टिकल नंबर हमने पढ़ा था 13, आर्टिकल नंबर 13, जहाँ से हमारी आपको अगर थोड़ा बहुत याद आए तो 13 जो था फंडामेंटल राइट्स के अंदर हमने डिस्कस किया था। ये हमें बोलता है कि मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर कोई भी बदलाव मैं नहीं कर सकता। अगर मैं कोई भी बदलाव करता हूँ तो जो मेरा संविधान का आज के टाइम पे तो इसकी वैल्यू ये है कि बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए। उस टाइम पे ये था कि किसी भी टाइप का संविधान के अंदर अगर मैं कोई भी चेंज करता हूँ तो मेरे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके अंदर किसी भी प्रकार का चेंज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, यानी कि जो भी आप कानून बनाते हो, मान लीजिए आपने कोई भी कानून अगर बनाया है और वो आपके फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग अगर नहीं है तो फिर आप क्या करने वाले हो? वो आपका लागू नहीं होगा, वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। लेकिन उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन एक आई थी, केशवानंदा भारती केस अगेन, उसके अंदर बोल दिया गया था कि जो भी आर्टिकल नंबर 13 ये बोलता है कि आप कोई भी कानून बनाइए वो लागू होगा, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को फॉलो करते होना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का मतलब ये हुआ कि संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है यानी कि मूल कर्तव्य जो संविधान के अंदर मूल सार जो निहित है उसको आप किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ नहीं करोगे। मूल सार क्या है? जैसे उस टाइम पे एग्जाम्पल दिए गए थे कुछ कि डेमोक्रेसी जो है, वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री, सोवरेन कंट्री, ये सब जो है ये क्या है? संविधान के मूल बेसिक डॉक्ट्रिन के अंदर आते हैं, यानी कि ये संविधान की बेसिक जान है, आप इनको कभी भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो यानी कि मुझे देखने में आया कि संविधान के अंदर बदलाव तो किए जा सकते हैं, लेकिन वो बदलाव आर्टिकल नंबर 13 ये बोलता है कि वो बदलाव कर सकते हो आप, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के साथ आप कोई छेड़छाड़ नहीं करोगे। अगर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के साथ कोई भी छेड़छाड़ होती है तो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली
आपका जो भी कानून होगा वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, यानी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ऑटोमेटिकली नहीं होगा, उसको ख़त्म कौन करेगा? उसको ख़त्म कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि आर्टिकल 13 के तहत ही क्या आता है मेरा? प्रोसेस ऑफ जुडिशियल रिव्यू। 1973 से पहले क्या था? 1973 से पहले, केशवानंद भारती जजमेंट से पहले ये था कि आप कुछ भी बनाइए, कुछ भी करिए, वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर नहीं आता था। लेकिन 1973 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि जो भी चीज़ें हैं सब जुडिशियल रिव्यू के लिए खुला है। जुडिशियल रिव्यू इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ठीक है, तो यानी कि अब मेरे पास क्या चॉइस बची? मेरे पास यानी पार्लियामेंट के पास, कि आप जो भी कानून बनाइए, कुछ भी करिए, कुछ भी करिए, लेकिन वो आर्टिकल नंबर 368 के तहत आप कर सकते हो, और साथ ही साथ आप इसको कभी भी वॉयलेट नहीं करोगे। अगर आप इसको वॉयलेट करते हो तो फिर ये जो बैठे हैं ना, ये कार्रवाई करेंगे और कानून को रद्द कर देंगे। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी कि आर्टिकल नंबर 13, आर्टिकल नंबर 368 क्या क्या हैं, इनका क्या क्या मतलब है। तो अब मैं आपको कुछ बताता हूँ इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। अभी मैंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर कोई भी अमेंडमेंट करना है संविधान के अंदर, तो वहाँ पर कौन, कहाँ पर होगा, कौन करेगा उसको? पार्लियामेंट करेगा। ठीक है जी, अब पार्लियामेंट के अंदर कौन कर सकता है? बोथ हाउसेज। लोकसभा के अंदर भी बिल पेश हो सकता है, राज्यसभा के अंदर भी बिल पेश हो सकता है। ठीक है जी, लोकसभा भी कर सकती है, राज्यसभा भी। अब मैं बात कर सकता हूँ कि कौन कौन कर सकते हैं। कोई भी प्राइवेट मेंबर भी कर सकता है, पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्राइवेट मेंबर। और यहाँ पर कोई भी आपका मिनिस्टर भी बिल को पेश कर सकता है। प्राइवेट मेंबर का मतलब क्या हुआ और मिनिस्टर का मतलब क्या हुआ? मिनिस्टर अगर कोई भी मंत्री है, मंत्री सरकार का होगा। अब आपके पास जैसे कि मान लीजिए, एक छोटी सी बात करते हैं कि 500 आपके पास सांसद हैं, वैसे एक्चुअल स्ट्रेंथ तो 552 के आसपास है, तो 500, मैं एक राउंड फिगर की बात कर रहा हूँ, 500 जैसे मेरे पास है मान लीजिए, उसके अंदर 251 की मेजोरिटी अगर होगी तो वही सरकार बनाएंगे, और इधर जो मेरे 249 होंगे वो क्या करेंगे? ओपोजिशन में बैठेंगे, 249। अब मेरे ये जो 251 है, इनके अंदर से सपोज कीजिए 25 मंत्री हैं, 25 मंत्री हैं इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। तो ये जो भी बिल पेश करेंगे वो कैसा बिल होगा? गवर्नमेंट बिल। मिनिस्टर अगर कोई भी बिल पेश कर रहा है तो वो कैसा बिल होगा? गवर्नमेंट बिल। और ये जो 249 बैठे हैं, या इनमें 25 से अलग जितने भी व्यक्ति हैं, वो सब क्या हुए? प्राइवेट मेंबर। वो सब क्या हुए? प्राइवेट मेंबर। और प्राइवेट मेंबर अगर कोई भी बिल पेश करता है तो उसको बोला जाता है प्राइवेट बिल। तो ठीक है, यानी कि इसको कोई भी, किसको? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को कौन पेश कर सकता है? प्राइवेट मेंबर भी पेश कर सकता है, मिनिस्टर भी पेश कर सकता है, लोकसभा में भी पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है। लेकिन इसके अंदर कंडीशन ये है कि लोकसभा को इसको अपना अलग पास करना होगा, राज्यसभा को अपना अलग पास करना होगा। यानी कि लोकसभा के अंदर जब बिल जाता है तो लोकसभा अपना पास करके भेजेगी, राज्यसभा के अंदर बिल जाता है तो राज्यसभा को अपना अलग पास करना पड़ेगा। अब वो किस मेजोरिटी से पास करना है? मेजोरिटीज़ हमारी तीन तरह की होती हैं, तीन प्रकार की मेजोरिटी होती हैं। सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी। मेरी तीन प्रकार की होती हैं, सिंपल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी। इनके बारे में डिस्कस करेंगे, तीनों के बारे में, कि ये क्या होती हैं, कैसे कैसे इनका क्या मतलब होता है। अब यहाँ पर मैंने बात की कि लोकसभा अपना अलग पास करेगी, राज्यसभा अपना अलग पास करेगी। किस मेजोरिटी के साथ पास करेगी वो सब बाद की बात है, वो सब बाद में देखते हैं। उसके बाद हमने देखा कि ये जो मेरा है बिल अगर पास हो जाता है, दोनों सदन मेरा बिल को पास कर देते हैं, तो फिर उसके बाद क्या, कहाँ जाएगा ये बिल? उसके बाद ये चला जाएगा प्रेसिडेंट साहब के पास। इन दोनों ने पास कर दिया, इसने भी पास कर दिया, तो अब कहाँ चला जाएगा?
प्रेसिडेंट यानी कि भारत के राष्ट्रपति के पास। अगर भारत के राष्ट्रपति इस पर अपनी मोहर लगा देते हैं तो ये क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। अब यहाँ पर होगा क्या कि प्रेसिडेंट साहब के पास, हम आगे डिस्कस करेंगे इस बात को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जब प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे, तो प्रेसिडेंट अपनी वीटो पावर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। वीटो पावर मतलब उनके पास कुछ शक्तियाँ होती हैं कि अगर वो बिल को मंजूरी ना भी देना चाहें, उनका मन ना हो बिल पास करने का, तो वो नहीं करते हैं। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर प्रेसिडेंट को अपनी असेंट अगर उनके पास गया तो वो देनी ही होती है। अब वो देनी ही होती है, इसके पीछे का कारण ये होता है कि प्रेसिडेंट जब इस बिल को यहाँ पर इंट्रोड्यूस तो कर लिया जाता है, लेकिन जब इसके ऊपर डिस्कशन शुरू होती है, डिबेट शुरू होती है, तो उस समय वो डिबेट राष्ट्रपति की मंजूरी से ही शुरू होती है। अगर राष्ट्रपति ने किसी चीज़ पर बहस की मंजूरी दे दी है, इसका मतलब ये हुआ कि वो उस चीज़ के लिए एग्री हैं। अगर वो उस चीज़ के लिए पहले एग्री थे तो बाद में ना नहीं कर सकते, उनको उसको मंजूरी देनी ही होती है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट को अपनी असेंट इसको देनी ही होती है, और जब प्रेसिडेंट इसको अपनी असेंट दे देते हैं तो ये क्या बन जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अब उसके बाद हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट हमारी क्या होती है। देखिए, अब हम बात करते हैं मेजॉरिटी की। जो हमारी मेजॉरिटी हमने देखी, अभी तक हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैसे कैसे हम पास कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। देखिए, नोट्स आप अपने हिसाब से अपने तरीके से बना सकते हो। जो मैं बोल रहा हूँ, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनते जाना, समझते जाना। पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछता है भाई यहीं से बहुत घुमा फिरा के, और मैं आपको हर तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि डिटेल आपको पता चल सके। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल गया तो क्वेश्चन कहीं से भी घुमा फिरा के आए आप उसको आंसर कर पाओगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी की अगर मैं बात करता हूँ, मैंने बात की थी अभी कि मेरे पास 500 मेंबर हैं। 500 मेंबर हैं, सपोज कीजिए किसी दिन 500 में से सिर्फ 300 मौजूद हैं, और इन 300 में से कोई बिल इंट्रोड्यूस हुआ। इन 300 में से अगर 151 पक्ष में वोट दे देते हैं तो मेरा बिल पास हो जाएगा। ठीक है, अगर इनमें से 151 मेंबर क्या कर देते हैं, पक्ष में वोट दे देते हैं, तो मेरा बिल क्या माना जाएगा, पास माना जाएगा। यानी कि मेरा बिल अब क्या हो चुका है, पास हो चुका है। ठीक है, तो यानी कि ये बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर है कि जितने आपके प्रेजेंट हैं, जितने मेंबर आपके प्रेजेंट हैं, उनमें से अगर 50% से ज़्यादा वोटिंग दे देते हैं पक्ष में, तो आपका बिल पास हो जाएगा। तो ये बोलते हैं सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी के अंदर मैक्सिमम टॉपिक आपके कवर किए जाते हैं। मैक्सिमम टॉपिक जो हैं वो सिंपल मेजॉरिटी से आपके क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। सिंपल मेजॉरिटी से अगर कोई भी टॉपिक चेंज हो सकता है तो उसको क्या माना जाएगा, ईजिली। यानी कि अगर कोई भी प्रावधान आपका सिंपल मेजॉरिटी से हो रहा है तो वो बिल्कुल इजी प्रोसेस से हो रहा है, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को हम मानते हैं फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं सिंपल मेजॉरिटी की। हमने बात की, तो सिंपल मेजॉरिटी बिल्कुल सिंपल होती है कि 50% से ज़्यादा जितने भी बंदे मौजूद हैं वहाँ पर, अगर उन बंदों में 50% से ज़्यादा क्या कर देते हैं, वोट उसके हक में डाल देते हैं, तो आपका बिल पास। अब हम बात कर लेते हैं हमारी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के अंदर अगेन 500 बंदे मेरे पास हैं, तो ये बोलता है कि जितने बंदे आपके पास हाउस के अंदर हैं, चाहे वो मौजूद हैं या ना हैं, तो इनका 50%, इनका 50% कितना, 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, यानी कि 50%, कम से कम 50%। 500 अगर हैं तो स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस जितनी है, तो उसका कम से कम कितना, 50%। तो 50% कितना बैठता है, 250, और इससे मुझे क्या लेना है ज़्यादा, यानी कि 251, कम से कम 251। अब मान लीजिए आपके पास यहाँ पर 350 मेंबर मौजूद हैं। 350 मेंबर्स का 2/3 मेजोरिटी से, यानी कि आप इसका 2/3 कैलकुलेट कर लीजिए। आप सिंप्लिसिटी के लिए 360 ले लीजिए। अगर आप 360 ले लेते हो तो आपके पास कितना आ जाता है, 240। लेकिन आपको कितना आंकड़ा अचीव करना था, 251 का। तो यानी कि ये मेरी बन जाती है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। यानी कि अगर मेरे पास मेरे 400 मेंबर मौजूद हैं,
आप मान लीजिए इसको 420 मेंबर अगर आपके मौजूद हैं तो आपके पास कितना बन जाता है मेजोरिटी 280 की, तो 251 से ज़्यादा है, तो यानी कि आपका बिल एब्सोल्यूट मेजोरिटी से पास हो जाता है। अब एब्सोल्यूट मेजोरिटी से जो बिल पास हो जाता है वहाँ पर बात किसकी आती है कि हाउस की जितनी मेंबरशिप है उसका 50% से ज़्यादा और जितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं उनके टू थर्ड 2/3 बहुमत से अगर वो पास कर देते हैं और उससे ज़्यादा हो, तब आपकी क्या मानी जाती है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी मानी जाती है। तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी के अंदर जिस चीज़ को हम बदल सकते हैं तो वो आते हैं मेरे फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वगैरह, जिनको, क्योंकि ये काम करना क्या हुआ, कठिन हुआ। आपको क्या चाहिए, जितने आपके हाउस की मेंबरशिप है उसका 50% से ज़्यादा लेना है, और जितने उस दिन मौजूद हैं इन आपको ये जो मेंबरशिप लेनी है, ये इस चीज़ पर मैटर नहीं करता कि कितने प्रेजेंट हैं उस दिन या कितने अब्सेंट हैं, इस चीज़ से मैटर नहीं करता। अगर आपकी 500 की स्ट्रेंथ है तो आपको 251 तो चाहिए ही चाहिए। साथ ही आप क्या करोगे, जितने आपके मौजूद हैं 420 मौजूद हैं उसका 2/3 से बहुमत से पास कराइए। 2/3 बहुमत अगर दे देते हैं तो 280 इससे ज़्यादा बन रहा है, मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका बिल पास हो चुका है। तो इसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट मेजोरिटी। तो मैक्सिमम प्रोविज़न यहाँ पर जो इस तरह के होते हैं वो फंडामेंटल राइट हुआ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हुआ, और जो भी फर्स्ट कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी में नहीं आते वो सब यहाँ पर आते हैं। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी। अब सिंपल मेजोरिटी के अंदर क्या आते हैं, सिंपल मेजोरिटी की अगर मैं बात करूँ, सिंपल मेजोरिटी में तो मेरे सिंपल से कानून आते हैं। जैसे कि मुझे किसी भी नई स्टेट का बाउंड्री करनी है, एडमिशन करना है, स्टेट एडमिशन और बाउंड्री चेंज, एमएलएज की एमपीज़ की पेंशन वगैरह या सैलरी वगैरह, ये सब जो चीज़ें होती हैं ये सब क्या हो जाती हैं, सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाती हैं। और आपके बिल्स होते हैं, जैसे आप लैंग्वेज वगैरह से रिलेटेड अगर बात करते हो तो वो भी क्या हो जाते हैं, सिंपल मेजोरिटी से हो जाते हैं। यूटी से रिलेटेड, अगर यूनियन टेरिटरीज से रिलेटेड कोई बात होती है तो वो भी सिंपल मेजोरिटी से हो जाते हैं। तो मैक्सिमम प्रोविज़न ऐसे होते हैं जो सिंपल और एब्सोल्यूट के अंदर कवर हो जाते हैं। जो थोड़े हेक्टिक हैं वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी के अंदर आएंगे। फिर उसके बाद आ जाता है स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी सबसे सख्त है। इसको बोलते हैं कि यहाँ पर अगर कोई कानून पास करना टेढ़ी खीर बन जाता है। अब टेढ़ी खीर कैसे बन जाता है वो भी देख लेते हैं। इसका उदाहरण भी मैं आपको दूंगा, समझाऊंगा आराम से कि क्या हुआ। तो अभी हम बात कर रहे हैं हमारी स्पेशल मेजोरिटी की। तो स्पेशल मेजोरिटी जो मेरे पास होगी, स्पेशल मेजोरिटी कैसी मेजोरिटी होगी, तो स्पेशल मेजोरिटी के अंदर बोला है कि आपके पास ये स्ट्रेंथ थी 500 की, ठीक है जी, तो आपको जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी वाली है वो कंडीशन तो सारी सेटिस्फाई करनी है, यानी कि जितने भी मेरे मौजूद थे उनका 2/3 और इसके 50% से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है जी, कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हुई। अब यहाँ से क्या करो, ये तो आपने कर दिया, अब यहाँ से आप भेज दीजिए इनको कहाँ पर, हिंदुस्तान के राज्यों के पास, तो वहाँ पर जा कर के क्या करेंगे कि अलग अलग राज्य अपने अपने हिसाब से इसके अंदर चेंजेस करने वाला है। चेंजेस करने वाला मतलब ये हुआ कि जितने हिंदुस्तान के स्टेट्स हैं प्लस दो यूनियन टेरिटरी कौन सी, दिल्ली और पुदुचेरी, जहाँ पर क्या बनती है, सरकार बनती है, जहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर का शासन नहीं है। तो इनमें से अगर 50% भी, सिर्फ 50% इस कानून को पास कर देते हैं। अब यहाँ पर ये स्पेशल मेजोरिटी से पास हुआ, इनको कैसे पास करना है, इनको पास करना है सिंपल मेजोरिटी से। अगर ये इसको सिंपल मेजोरिटी से पास कर देते हैं, ये फॉर्मेलिटी होती है, 50% अगर इसको पास कर दें तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका कानून पास हो गया। अब ये कहाँ चला जाएगा, राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति जी इसको क्या दे देंगे, मंजूरी दे देंगे। तो पहले पार्लियामेंट के पास इस मेजोरिटी से, स्पेशल मेजोरिटी से, अलग अलग किससे, अलग अलग हाउस से, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों पास करके भेजते हैं, तब जा कर के ये यहाँ जाएगा। और ये अगर इसको कर देते हैं तो ये पास कर देते हैं, तो यहाँ से कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका ये लागू हो जाता है।
तो इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपका जो कानून आया था, कौन सा कानून, जीएसटी वाला, जीएसटी जो लागू हुआ था, तो जीएसटी लागू होने में इतना वक्त क्यों लगा? सरकार को सभी राज्यों को मनाना पड़ा। वो सब क्या था कि पहले करना क्या था, सरकार ने स्पेशल मेजोरिटी से इसको खुद पास किया, उसके बाद राज्यों को भेजा, फिर राज्यों ने इसको रिजेक्ट किया, फिर उन्होंने एक्सेप्ट किया, और 50% ने जब कर दिया तब जा कर के ये लागू हो पाया। तो इस तरह के जो प्रोविज़न होते हैं वो कैसे पास होते हैं? स्पेशल मेजोरिटी से। जहाँ से कहाँ इफेक्ट पड़ रहा है? डायरेक्ट इकोनॉमी पर इफेक्ट पड़ रहा है। अब इसके अंदर मैं बात कर लेता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। यहाँ पर बहुत थोड़े टॉपिक रखे जाते हैं इस टाइप की मेजोरिटी के अंदर। जैसे कि सबसे पहला टॉपिक आपका है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अगर आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन का कोई भी क्राइटेरिया चेंज करना चाहते हो तो वो कैसे पास होगा? स्पेशल मेजोरिटी से करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर कोई चेंज करना चाहते हो तो वो कैसे करना पड़ेगा पास? इस तरीके से स्पेशल मेजोरिटी से करना पड़ेगा। अगर आप सेंटर स्टेट रिलेशन, यूनियन और स्टेट के रिलेशन को चेंज करना चाहते हो, यानी कि यूनियन और स्टेट लिस्ट, तीन तरह की मेरे पास लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। अगर उनके अंदर आप कोई चेंज करना चाहते हो तब आपको इस तरीके से स्पेशल मेजोरिटी से करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप यूनियन और स्टेट के बीच का कोई भी रिलेशन चेंज करना चाहते हो, रिलेशन चेंज करने का मतलब ये हुआ यहाँ पर कि आप उनके बीच की पावर्स का कुछ चेंज करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्पेशल मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा। या फिर जो भी मेरे, अगेन वही लिस्ट की बात आ जाती है, 7th शेड्यूल में जो मेरी लिस्ट है, 7th शेड्यूल के अंदर क्या है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। अगर उनके अंदर अगर मैं कोई चेंज करना चाहता हूँ तब मुझे ये करना पड़ेगा। उसके बाद मेरा नेक्स्ट आ जाता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, यानी कि आपको राज्यसभा में कोई बदलाव करना पड़ रहा है, राज्यसभा की जो सीट्स वगैरह हैं उनके अंदर कोई चेंज करना पड़ रहा है। यहाँ पर बात हुई रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट। अगर इसके अंदर आपको कोई चेंज करना पड़ रहा है तो वो आपको स्पेशल मेजोरिटी से करना पड़ेगा। और लास्ट आर्टिकल 368 इटसेल्फ, अगर 368 के अंदर ही आपको कोई चेंज करना है तो वो भी आपको स्पेशल मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा। तो आपने देखा कि ये काफ़ी मुश्किल टास्क है, इसको पास करना इतना इजी नहीं होता। तो ये मुश्किल टास्क के अंदर काम भी मुश्किल मुश्किल रखे गए हैं, तो हम इनको बोल सकते हैं दिस इज़ द रिजिड पार्ट। और जो मेरे दूसरे हैं वो कैसा है? सिंपल मेजोरिटी फ्लेक्सिबल पार्ट। अब आप देखते होंगे कि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ पर बदलाव इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता, वहाँ पर स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है आपको अगर आपको संविधान में कोई बदलाव करना है। वहीं अगर आप इंग्लैंड की बात करते हो तो वहाँ पर सब कुछ कैसे हो जाता है? सिंपल मेजोरिटी से हो जाता है। ठीक है। अब इंडिया ने क्या किया है? मिश्रित प्रकार लिया है। मैक्सिमम जो कानून है यहाँ पर वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी से कवर होते हैं। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी से कुछ कवर होते हैं और स्पेशल मेजोरिटी से ये थोड़े से कवर होते हैं। इनको अगर छोड़ दिया जाए जो पहले और तीसरे के अंदर हैं तो जितना बाकी सब कुछ बच जाता है वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी के अंडर कवर किया जाता है। ठीक है, उम्मीद है आपको मेजोरिटी समझ आई होगी कि कैसे कैसे संविधान के अंदर जो हम अमेंडमेंट्स हैं वो कर सकते हैं, पार्लियामेंट कैसे कैसे बिल्स को पास करता है, क्या क्या मेजोरिटी का मतलब ये होता है, कैसे कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। राइट। अब हम देख लेते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर किस तरह का स्ट्रक्चर हमारा है। तो हिंदुस्तान के अंदर मैंने आपको अभी बताया था कि पार्लियामेंट्री सिस्टम हम फॉलो करते हैं। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम को एक बार देख लेते हैं मोटा मोटा। अब ये पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम ये सब इसलिए देखना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं आपके पास, और जो क्वेश्चंस आते हैं तो क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस अब पूछने लगा है, एसएससी भी पूछने लगा है, पहले तो यूपीएससी ही पूछता था। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपको आने के लिए इस चीज़ को बेसिक तौर से जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए ठीक है, हम डिस्कस करते हैं कि आर्टिकल नंबर कौन सा डील करता है। मेरा आर्टिकल नंबर 74 एंड 75, इट डील्स विद किसके साथ? पार्लियामेंट्री
सिस्टम, ये डील करते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम के साथ। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम के साथ कहाँ पर डील करते हैं? 74 और 75 ये डील करते हैं सेंटर के अंदर। अब स्टेट्स भी हैं मेरे पास, अगर मेरे पास स्टेट्स भी हैं तो वहाँ पर कौन डील करते हैं? तो आर्टिकल नंबर 163 एंड आर्टिकल नंबर 164 डील्स विद स्टेट्स। अब ये क्या कर रहे हैं? ये भी स्टेट्स के अंदर जो मेरी विधानसभाएं बनती हैं उनके बारे में ब्यौरा दे रहे हैं। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो होती है जहाँ पर आपके पास देखिए दो होते हैं, एक होते हैं प्राइम मिनिस्टर, एक होते हैं प्राइम मिनिस्टर और एक होते हैं प्रेसिडेंट। दो तरह की गवर्नमेंट होती हैं, प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। अब इन्हीं से बना है दो तरह के सिस्टम, प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट सिस्टम और प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट सिस्टम। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट सिस्टम को हम डायरेक्टली प्रेसिडेंशियल सिस्टम बोलते हैं और पार्लियामेंट्री प्राइम मिनिस्टर सिस्टम को हम बोलते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है उस चीज़ को जान लेते हैं। पहले ये जानते हैं कि प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट कहाँ कहाँ है, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट कहाँ कहाँ है। तो अगर मैं बात करता हूँ तो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट की, तो जैसे आप देखते हो कि यूएस के अंदर जो मेन होते हैं वो कौन होते हैं? प्रेसिडेंट। ब्राज़ील के अंदर प्रेसिडेंट, रशिया के अंदर प्रेसिडेंट, श्रीलंका के अंदर हमारा पड़ोसी देश है प्रेसिडेंट। अब बात कर लेते हैं कि प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म कहाँ कहाँ पर है। प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म की हम बात करें तो इंडिया के अंदर क्या है? प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म है। जापान के अंदर क्या है? प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म है। ब्रिटेन के अंदर क्या है? ब्रिटेन के अंदर क्या है? प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म है। तो ऐसे ही हमने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर अलग अलग सिस्टम है। ऐसे ही कनाडा के अंदर भी प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। तो इन सब देशों के अंदर अलग अलग सिस्टम है। तो इंडिया हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ तो यहाँ पर शासन करता था ब्रिटेन, और ब्रिटेन के अंदर था प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट सिस्टम। अब वहाँ को उस चीज़ को बोला जाता है वेस्टमिंस्टर। वेस्टमिंस्टर क्या है? वेस्टमिंस्टर ब्रिटेन की संसद का नाम है। अब वेस्टमिंस्टर मॉडल इसको नाम दिया गया, वेस्टमिंस्टर मॉडल इंडिया ने अप्लाई किया। वेस्टमिंस्टर मॉडल को ही बोला जाता है प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हमने क्या किया? हिंदुस्तान के ऊपर अंग्रेज़ों ने शासन किया था। आप सभी को पता है कि हिंदुस्तान का लिटरेसी रेट 10% के आसपास था। लोगों को उतनी ज़्यादा समझ नहीं थी, उतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे कि एकदम से जैसे ही हिंदुस्तान से अंग्रेज गए और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम को हिंदुस्तान के संविधान के अनुसार अगर लागू कर दिया जाता तो लोगों को वर्किंग ही नहीं समझ आती, क्योंकि इतना ज़्यादा एजुकेशन लेवल नहीं था और ज़्यादा फैमिलियर किसके साथ थे? जैसे हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज शासन कर रहे थे उसी के साथ ज़्यादातर फैमिलियर थे। तो उसी तरीके से इन्होंने उसी सिस्टम को अप्लाई किया और इसको बोला जाता है वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। इसका दूसरा नाम क्या होता है? प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म। अब देखते हैं डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा कि क्या होते हैं प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म के अंदर और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर। तो यहाँ पर क्या होगा? प्राइम मिनिस्टर का क्या होता है? वेस्टमिंस्टर मॉडल के अंदर प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो क्या होता है? रियल हेड। प्राइम मिनिस्टर क्या होता है? रियल हेड। इसको बोला जाता है रियल एग्जीक्यूटिव। रियल एग्जीक्यूटिव मतलब प्रशासक। और जो प्रेसिडेंट मेरा होता है, प्रेसिडेंट को बोला जाता है नॉमिनल हेड। यानी कि हर जगह कागज पर दस्तखत तो इन भाई साहब के चलेंगे लेकिन काम ये करेंगे, ठीक। तो वेस्टमिंस्टर मॉडल क्या होता है? वेस्टमिंस्टर मॉडल के अंदर पॉलिसीज़ वगैरह का निर्माण प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, लेकिन कागजात पर साइन नाम से किसके चल रहे हैं? प्रेसिडेंट के। यानी कि नॉमिनल हेड, नामचारे का क्या है? हेड है। तो सबसे पहली बात कि नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, ये नॉमिनल एग्जीक्यूटिव मेरे हुए और ये हुए मेरे रियल एग्जीक्यूटिव, ये डिफरेंस है। अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म की मैं बात करता हूँ तो वहाँ पर क्या होता है? ये रियल एग्जीक्यूटिव होता है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव का कोई सीन ही नहीं होता, वहाँ पर रियल एग्जीक्यूटिव होता है और वो कौन होता है? प्रेसिडेंट, ठीक है, राइट। तो वहाँ पर रियल हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। अब सेकंड फैक्टर इसके बारे में मैं बात करूँ, ये क्या होता है?
पार्टी रूल, प्राइम मिनिस्टर के अंदर जो भी पार्लियामेंट के अंदर मेजॉरिटी पार्टी होती है उसका क्या होता है, मेजॉरिटी पार्टी का रूल होता है, मेजॉरिटी पार्टी मेरी रूल करती है। प्रेसिडेंट क्या होता है, ये डायरेक्टली इलेक्टेड होता है, इसको डायरेक्टली जनता चुनती है, इसको क्या करती है, डायरेक्टली जनता चुनती है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्ट होता है, ठीक है। वहाँ पर ऐसा कोई इशू नहीं होता कि पार्टी के जिसकी पार्टी होगी उसका रूल होगा। यहाँ पर क्या होती है, इसके अंदर होती है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि जैसे ही अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देते हैं, अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा देते हैं तो सरकार गिरनी तय है, सरकार गिरेगी, ठीक है। तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 25 अगर मंत्री साथ में हैं और मान लीजिए कि 250 सांसद साथ में हैं, 251 सांसद साथ में हैं, तो वो सारे एक साथ डूबेंगे। इसीलिए इसको बोला जाता है कैप्टन ऑफ द शिप। ये समुद्री जहाज का क्या है, कैप्टन है। अगर ये डूब गया तो सब डूबेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यानी कि इनकी मिली जुली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और यहाँ पर प्रेसिडेंट क्या करता है, इंडिविजुअली पॉलिसी को निर्माण करता है। ये इंडिविजुअल होता है, यहाँ पर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल होता है, इसकी कोई कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। यहाँ पर क्या होता है, पॉलिटिकल होमोजिनिटी होती है, पॉलिटिकल होमोजिनिटी। पॉलिटिकल होमोजिनिटी का मतलब ये हुआ मेरा, पॉलिटिकल होमोजिनिटी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये होता है कि अलग अलग पार्टी की सरकारें आती हैं, कभी बीजेपी की आई, कभी कांग्रेस की आई, तो वो क्या करती हैं, वो अपने अपने हिसाब से पॉलिसीज़ लेकर के आती हैं। तो यहाँ पर होता ये है कि पॉलिटिकल होमोजिनिटी मेंटेन रहती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो मेंबर होंगे वो उसी पॉलिटिकल पार्टी के होंगे, तो वो अपने सेम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ आएंगे, ठीक है। यहाँ पर हो क्या जाता है कि प्रेसिडेंट डिफरेंट उसका है पार्टी का, ऐसा भी हो जाता है क्योंकि वो डायरेक्टली इलेक्टेड होकर के आया है, और नीचे जो संसद के अंदर बैठे हैं जो सांसद वगैरह वो सब दूसरी पार्टी के हैं, तो ऐसा भी हो जाता है। तो यहाँ पर मेरा क्या होता है, पॉलिटिकल होमोजिनिटी रहती है, उधर ऐसा कोई इशू नहीं रहता, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये रहता है प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म के अंदर, प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म के अंदर ये रहता है डबल मेंबरशिप, डबल मेंबरशिप। अब डबल मेंबरशिप से मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कोई लोकसभा हुआ, एक हुआ राज्यसभा, कोई मंत्री है वो लोकसभा से इलेक्टेड है, लोकसभा में चुन करके गया है, तो वो लोकसभा का मेंबर हुआ, लेकिन वो साथ ही साथ एक एग्जीक्यूटिव भी है। एग्जीक्यूटिव होने के नाते अगर मान लीजिए वो गृह मंत्री है और राज्यसभा का कोई मेंबर सवाल पूछ रहा है तो उनको जवाब देने के लिए कहाँ भी जाना होगा, राज्यसभा के अंदर भी जाना होगा। तो इसको बोलते हैं डबल मेंबरशिप, यानी कि वो दोनों जगह पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है, क्योंकि उसकी जवाबदेही बनती है, वो एक एग्जीक्यूटिव है, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ, डबल मेंबरशिप, डबल मेंबरशिप की बात ये हुई, सॉरी मैं थोड़ा गलत बोल गया, डबल मेंबरशिप की बात कर रहे हैं हम। ये जो मैंने बात बोली वो गलत नहीं थी, बात ये गलत हुई कि डबल मेंबरशिप जो है वो इससे रिलेटेड नहीं है, ये अलग फंडा हुआ। डबल मेंबरशिप से यहाँ मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति है वो लोकसभा का मेंबर है और वो इधर राज्यसभा का भी मेंबर है, ठीक है। तो उसको क्या करना होगा, एक मेंबर है वो राज्यसभा का मेंबर था, अब उसने इलेक्शन लड़ा, वो लोकसभा का इलेक्शन जीत चुका है, तो उसको क्या करना होगा, अगर वो अपना पद एक निर्धारित समय के अनुसार नहीं छोड़ता है, एक जगह उसको सीट लेनी होगी। अगर वो एक जगह सीट नहीं लेता है तो उसकी इस सदन की जो उच्च सदन होगा उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी, ठीक है। इसके लिए 6 महीने का टाइम उसको दिया जाता है। अब अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ऐसा है, जैसे अरुण जेटली थे, अरुण जेटली इलेक्शन हार गए थे, अमृतसर सीट से इलेक्शन लड़े और हार गए, उसके बावजूद भी उनको क्या किया, मोदी जी ने मंत्री बना दिया। मंत्री बना दिया कैसे, अब वो इलेक्शन तो जीते ही नहीं, लेकिन उनको राज्यसभा का इलेक्शन जिता दिया। तो किसी भी एक सदन का मेंबर आपको होना पड़ेगा, ठीक है। एक सदन का मेंबर तो आपको होना पड़ेगा, चाहे आप लोकसभा के बनो चाहे आप राज्यसभा के बनो। कोई भी व्यक्ति मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 मंथ तक
बिना बिना इलेक्शन जीते, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बने बिना वो मैक्सिमम 6 महीने तक मंत्री पद पर बना रह सकता है, उसके बाद उसको हटना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये हुआ मेरा डबल मेंबरशिप का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर अगर मैं बात कर लेता हूँ कि ये प्रेसिडेंट जो पॉलिसीज़ बनाता है, तो ज़रूरी नहीं है, ये अपने प्राइवेट बंदे भी रख सकता है बाहर से। ठीक है, ये अपनी एक प्राइवेट काउंसिल बना सकता है जो पॉलिसीज़ डिज़ाइन करती है। जैसे अमेरिका का प्रेसिडेंट था ट्रम्प, तो ट्रम्प ने क्या किया था, ट्रम्प ने अपने जितने घर के बेटी दामाद ये सब जो थे वो सब लगाए हुए थे मतलब काम धंधे पे। तो ऐसा सिस्टम है, तो ये अपने प्राइवेट बना सकता है, यहाँ पर ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। ठीक है, क्योंकि यही मेन है जो सब कुछ कर रहा है। अब यहाँ पर आपको पता ही है कि लीडरशिप किसकी होती है, प्राइम मिनिस्टर की होती है, और यहाँ पर किसकी होती है, प्रेसिडेंट की होती है। लेकिन यहाँ पर एक खूबसूरती है, प्राइम मिनिस्टर जब चाहे रिज़ाइन दे करके क्या कर सकता है, हाउस को डिसॉल्व कर सकता है, हाउस को डिसॉल्व कर सकता है। हाउस को डिसॉल्व करने का मतलब ये हुआ कि लोकसभा के अंदर जैसे ही इसने इस्तीफा दिया, सरकार गई, तो लोकसभा क्या हो गया, भंग हो गई। अब क्या होगा, या तो दोबारा से इलेक्शन होंगे या दूसरी पार्टी जो होगी वो क्या करेगी, क्लेम करेगी कि हम क्लेम कर रहे हैं कि हम मेजोरिटी साबित करके दिखाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास ये पावर नहीं है कि वो डिसॉल्व कर सके, क्योंकि वो संसद का सदस्य ही नहीं है, ही इज़ नॉट द पार्ट ऑफ संसद। तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर भी नहीं है। तो प्राइम मिनिस्टर क्या कर सकता है, डिसोल्यूशन कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर और ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो अभी तक मैंने आपको जो चीज़ बताने की कोशिश की है कि वो ये चीज़ बताने की कोशिश की है कि हम प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट सिस्टम क्या होता है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम क्या होता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम के अपने कुछ डिसएडवांटेज भी हैं कि हर 5 साल के बाद सरकार बदलती रहती है, और बड़ा स्लो प्रोसेस है कि बिल अटके पड़े रहते हैं संसद के अंदर, और फिर वो धीरे धीरे प्रोसेस होते हैं, 4-4 5-5 साल आने में लग जाते हैं। यहाँ पर क्विक पॉलिसीज़ आती हैं, सब कुछ होता है। लेकिन इसके अपने कुछ फ़ायदे भी हैं कि सहज पके सो मीठा होए, जो भी काम धीरे धीरे हो रहा है तो वो अच्छा होता है। और यहाँ पर क्या होता है, कई बार डिक्टेटरशिप चल जाती है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें अलग अलग हैं, उन सब चीज़ों का अलग अलग अपने अपने फ़ायदे नुकसान हैं। तो ये हमने देख लिया कि हमने इस चीज़ को क्यों लागू किया था, क्या इसके अंदर हमारा मतलब फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। तो फ़ायदे तो यही हैं कि डुअल एग्जीक्यूटिव हमारे पास होते हैं। डुअल एग्जीक्यूटिव का मतलब हम जान चुके हैं कि क्या होता है। यहाँ पर मेरे पास सिंगल एग्जीक्यूटिव मेरा रहता है, प्रेसिडेंट ही होता है। यहाँ मेजॉरिटी पार्टी का रूल होता है। यहाँ पर तो ये अकेला खड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यहाँ भाई साहब की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है। पॉलिटिकल होमोजिनिटी रहती है, यहाँ पर पॉलिटिकल होमोजिनिटी मैंने आपको बताई है कि पॉलिसीज़ रिफ्लेक्ट करती हैं, यहाँ पर उस चीज़ का कोई भी मतलब नहीं रहता। यहाँ पर डबल मेंबरशिप होती है, यहाँ सिंगल मेंबरशिप रहती है। यहाँ पर लीडरशिप जो होती है वो प्राइम मिनिस्टर की होती है, यहाँ लीडरशिप किसकी होती है, प्रेसिडेंट की होती है। ये डिज़ोल्व कर सकता है लोअर हाउस को, ये लोअर हाउस को डिज़ोल्व नहीं कर सकता। यहाँ पर इसके पास क्या होती है, फ्यूज़न ऑफ पावर्स। फ्यूज़न ऑफ पावर्स को मैं बोल सकता हूँ कि डिवीज़न ऑफ पावर्स होती हैं, और यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर्स होती हैं। इस चीज़ को हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर कि क्या होती हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया कि ये सब क्यों अडॉप्ट किया गया था और क्या इसका कॉन्सेप्ट था। अब लेकिन एक काम हम एक चीज़ नोटिस करते हैं कि क्या प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरह काम नहीं करता। हर एक प्राइम मिनिस्टर अपना क्या करता है, कैबिनेट बना लेता है। कैबिनेट, इसको बोलते हैं किचन कैबिनेट। कैबिनेट क्या करती है, कैबिनेट भाई फटाक से जो भी कानून बनाएगी तो वो कैबिनेट बनाएगी। अब देखिए नोटबंदी का कानून लागू हुआ, अब होना तो क्या चाहिए था कि सभी सांसदों को पता होना चाहिए था, वहाँ पर पास होना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या था, सिर्फ और सिर्फ मंत्री लोग जो थे मेन उन्हीं को पता था, बाकी सबको नहीं पता था। तो क्या ये प्रेसिडेंट की तरह नहीं हुआ, एक डिक्टेटरशिप की तरह नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये जो कैबिनेट वाला सिस्टम है, ये कैबिनेट वाला सिस्टम थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लेकिन इसी की वजह से पॉलिसीज़ वगैरह भी फटाफट बन जाती हैं और ये सब चल रहा है।
तो ये कैबिनेट वाला सिस्टम जो है ये सब ऐसे ही है। अब हिंदुस्तान के अंदर और ब्रिटेन के अंदर जो बेसिक डिफरेंस है, हिंदुस्तान के अंदर प्रेसिडेंट होता है और वहाँ पर क्या होता है, ब्रिटेन के अंदर क्वीन। अब तो क्वीन चली गई, अब किंग है। तो वहाँ पर जो है ये हेरिडिटरी पोस्ट है। हेरिडिटरी मतलब वंशानुगत एक ही राजशाही चल रही है। यहाँ पर प्रेसिडेंट चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है। आज के लेक्चर में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है, तो उम्मीद है आपको ये बातें समझ आई होंगी। अगर समझ आई हैं तो इनको अच्छे से नोट करिए, नोट्स बनाइए, क्योंकि अब जो पोर्शन शुरू हो रहे हैं ये आपके रियल एकदम आपको बैक टू बैक देखने को मिलेंगे कि अच्छा ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे हाँ वाकई ही हो रहा है। और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इतनी चतुराई से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, आपको पता भी नहीं लगने देता कि क्वेश्चन पूछ लिया गया है इस टॉपिक से। आप समझ नहीं पाते हो, पढ़ा हुआ होता है लेकिन ध्यान नहीं आता है। इंडियन पॉलिटी बहुत बड़ी है, इसको समझना इतना ईजी नहीं होता। लेकिन मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ वो एक टॉपर मटेरियल है, आप प्लीज़ इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। उसके बाद आप खुद ब खुद इसको सीखने लग जाएंगे, समझ आने लग जाएगा आपको कि अच्छा अच्छा ये तो ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।